इस वीडियो में हम बीम्स बेंडिंग का एक सवाल करेंगे जिसमें हमें लोडिंग कंडीशन गिवन होगी, क्रॉस सेक्शनल शेप वगैरह हमें गिवन होगी और हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि बीम में किस जगह पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, टेंसाइल भी और कंप्रेसिव भी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। An S250 by 52 steel beam is loaded and supported as shown. Calculate maximum tensile and compressive normal stress in the beam. Second part है repeat the problem for the cross section shown on right. ये वाला cross section. Also calculate these stresses at point J, K and J on the cross section. तो एक पॉइंट K और एक पॉइंट J ये बता के कहा है कि इस पर भी आप स्ट्रेसेस कैलकुलेट करें। पहले तो ये कि S250 by 52 क्या एक चीज़ है, ये स्टील की स्टैंडर्ड बीम्स हैं, तो इसके बारे में हम अगली स्लाइडों में थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेंगे। बीम की लोडिंग पर आएँ तो ये एक ओवरहैंगिंग बीम है यहाँ पर और यहाँ पर राइट एंड पर, ये पिन से सपोर्टेड है, ये इसका ओवरहैंगिंग पार्ट है। ओवरहैंगिंग पार्ट में 3 किलो न्यूटन पर मीटर की अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है। उसके साथ उसके लेफ़्ट एंड पर 8 किलो न्यूटन मीटर की एक कंसंट्रेटेड मोमेंट भी लगी हुई है। ये ओवरहैंगिंग पार्ट जो है ये 2 मीटर का है। उसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो 3 मीटर का है। इसमें डाउनवर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है जिसकी इंटेंसिटी 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के फ़ौरन बाद एक 3 किलो न्यूटन की कंसंट्रेटेड फोर्स भी लगी हुई है। जो तीसरा पार्ट है उस पर कोई फोर्स नहीं लगी हुई, ये भी 2 मीटर का पार्ट है जिस तरह कि ये पहला पार्ट था, लेकिन एक्सट्रीम राइट पर जो आखिरी एंड है बीम का वहाँ 5 किलो न्यूटन मीटर की कंसंट्रेटेड मोमेंट लगी हुई है। तो ये जो लोडिंग कंडीशन है ये S250 by 52 बीम पर भी आपने लगानी है और इस क्रॉस सेक्शन पर भी लगानी है। ये क्रॉस सेक्शन जो है ये हॉलो क्रॉस सेक्शन है और इसकी जो आउटर डायमेंशन है वो 200 मिलीमीटर बाई 100 मिलीमीटर है और जो इनर डायमेंशन है जो हॉलो पार्ट की वो 150 मिलीमीटर बाई 50 मिलीमीटर है। इसमें पॉइंट K जो कि यहाँ पर है वहाँ पर भी स्ट्रेस निकालनी है और J यानी कि बॉटम फाइबर से 50 मिलीमीटर ऊपर यहाँ पे भी हमने नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है। अच्छा, क्या लाइन ऑफ एक्शन लिया जाए? लाइन ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आप निकालेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है बीम के ऊपर, और उसका सबसे आसान तरीका जो हमें पता है वो ये है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई जाए। उसके बाद अगला स्टेप हमारा होगा कि क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बीम की देखी जाएं, अगर कैलकुलेट करनी पड़े तो कैलकुलेट की जाए, अगर गिवन है तो वहाँ से नेसेसरी डाटा लिया जाए। और वो क्या चीज़ें हैं कि लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड। उसके बाद जब हमें लोकेशन पता चल जाए सेंट्रॉइड की तो हमें सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हमने निकालना है न्यूट्रल एक्सिस के गिर्द पूरे क्रॉस सेक्शन का, तो वो जो भी निकालने के तरीक़े हैं वो इस्तेमाल करने होंगे। उसके बाद फिर जब हमें न्यूट्रल एक्सिस पता चल जाएगा तो हमें टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर का डिस्टेंस भी पता करना होगा कि उस न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर कितना दूर है, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर पर होती हैं। और आखिर में जब ये तमाम चीज़ें हमें पता चल जाएंगी जो कि एक तरह की प्री रिक्विजिट है, तो काम बिल्कुल यानी कि आसान हो जाएगा और हमने ये जो फ्लेक्चर फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे और जो तमाम चीज़ें हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम अपने प्रॉब्लम के सलूशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ये करना होगा कि बीम पर जो एक्सटर्नल रिएक्शन हैं वो निकालने होंगे जो कि उसके सपोर्ट्स की वजह से हैं। तो हम सपोर्ट्स से बीम को रिलीज़ कर देंगे और उनकी जगह फोर्सेस लगा देंगे जिनके नाम RB और RD
हमने रख दिए हैं क्योंकि अभी हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता। हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे जो स्टैटिक्स की इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। दो इक्वेशन इस्तेमाल होंगी, एक होगी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, तो वो पॉइंट हम डी ले लेंगे और उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे एक अननोन। तो ये अगर हम मोमेंट लें पॉइंट डी के गिर्द तो हमें कंट्रीब्यूशन इस मोमेंट से आएगी, इस फोर्स से आएगी, इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से आएगी जिसको हम एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करेंगे मोमेंट निकालने के लिए। इस रिएक्शन फोर्स आर बी से कंट्रीब्यूशन आएगी, इस डिस्ट्रीब्यूटेड अपवर्ड फोर्स से मोमेंट कंट्रीब्यूशन आएगी मोमेंट इक्वेशन की तरफ, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे एक फोर्स में ये इन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आखिर में कंट्रीब्यूशन आएगी इस 8 किलो न्यूटन मीटर की जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है। तो ये फोर्सेस हमने सारे लिख ली। इस इक्वेशन में एक अननोन है आर बी, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आर बी की वैल्यू 3 किलो न्यूटन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन जो स्टैटिक्स की इस्तेमाल होगी वो होगी कि तमाम फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में आ रही हैं उनका नेट सम ज़ीरो होगा, तो वो कंट्रीब्यूशन इसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी और इसकी वजह से आएगी। तो इसको तमाम पॉजिटिव नेगेटिव के लिहाज से हमने अरेंज कर लिया और इसको ज़ीरो के बराबर कर दिया। और जब आप ये करेंगे तो आपको आर डी यानी कि जो राइट सपोर्ट है उसकी वैल्यू 6 किलो न्यूटन मिल जाएगी। फिर हम ये भी यहाँ पे देख लेते हैं कि बीम के 1, 2 और 3 सेक्शंस हैं, तो हम जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे उसके 3-3 सेक्शन होंगे। तो फाइनली ये लोड डायग्राम की सिचुएशन आ गई क्योंकि हमें अब एक्सटर्नल रिएक्शन पता चल गए हैं, तो उन पे आर बी और आर डी की जगह हम उनकी प्रॉपर वैल्यूज़ अब लिख सकते हैं। अब हम बेहतरीन पोजीशन में हैं कि हम शेयर डायग्राम बनाएं, और शेयर डायग्राम जिस तरह आपको पता है लोड डायग्राम से बनती है। तो ये लोड डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है पहले से, उसके नीचे हमने प्रॉपर एक्सिस सिस्टम भी ड्रॉ किया हुआ है। तो स्टार्ट ज़ीरो से होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर तो कोई कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं लगी हुई, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक ए से लेके बी तक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है जिसकी इंटेंसिटी 3 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो इसका एरिया हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। तो नतीजा ये है कि हम जो है 0 से लेके 6 पर, क्योंकि जो ये एरिया है वो है चेंज इन शेयर, तो हम 0 से 6 पर चले जाएंगे। ये चूँकि अपवर्ड है तो अपवर्ड पॉजिटिव होती है तो हम ऊपर चले जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉइंट बी पर 3 किलो न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, तो ये 3 किलो न्यूटन की जो फोर्स है कंसंट्रेटेड फोर्स ये एक जंप दे देगी, और चूँकि ये एक्सटर्नल रिएक्शन है तो ज़रा थोड़ी सी हमने यहाँ पर कलर कोडिंग कर ली है। तो ये जो है हम 6 से 9 पे चले गए, यानी कि पहले 6 था और अब 9 पे चले गए, और हैं हम पॉइंट बी पे ही। उसके बाद हम देखते हैं कि बी से लेके सी तक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगी हुई है और इसका एरिया होगा 4 × 3 यानी कि 12। हम ऑलरेडी 9 पर हैं और हम जब लीनियरली नीचे जाएंगे 12 किलो न्यूटन तो हम -3 किलो न्यूटन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम नीचे गए तो हमारी ये जो कर्व है, जो लाइन है, इसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी क्रॉस किया, यानी कि इस पॉइंट पर जिसका नाम हम ई रख देते हैं, इस पॉइंट पर जो शेयर है वो 0 हो गई है। इससे दो बातें होती हैं, एक तो ये कि ये एक एडिशनल एक सेक्शन ऐड हो जाता है, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन। दूसरे हमें पता है कि जहाँ पर शेयर 0 होती है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। तो अब हम -3 पर हैं, यहाँ पर एक कंसंट्रेटेड फोर्स है डाउनवर्ड, तो हम -3 से -6 पे चले गए। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है वो मौजूद नहीं है, यानी 0 है।
तो यहाँ पर कोई shear में चेंज नहीं होगा, तो हम पूरे सेक्शन में हमारी जो shear फोर्स है वो -6 किलो न्यूटन ही रहेगी। और अब हम ND पर आ गए हैं और ND पर एक कंसनट्रेटेड फोर्स है 6 किलो न्यूटन की, हम -6 पर हैं, तो हम जंप करके 0 पर चले जाएंगे पॉइंट D पर। तो ये चूँकि एक्सटर्नल रिएक्शन की वजह से थी तो इसको रेड कलर में इसीलिए दिखाया। ये जो कंसनट्रेटेड मोमेंट्स दोनों एंड पर लगी हुई हैं, इसका शेयर डायग्राम में कोई रोल नहीं है, इसका रोल बेंडिंग डायग्राम में होगा। तो अब हमारी जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई है और अब हमें मोमेंट डायग्राम बनानी है। मोमेंट डायग्राम में बिल्कुल वही तरीका है, लेकिन सिर्फ ये फ़र्क है कि वो उसका स्टार्ट जो है वो शेयर से होगा। और अब हम रेडी हैं कि हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। स्टार्ट 0 से ही होगा, मगर हमने ये भूलना नहीं है कि सबसे पहली लोड जो है वो यहाँ पर जो लगी हुई है वो है कंसनट्रेटेड मोमेंट, और ये कंसनट्रेटेड मोमेंट जो है वो हमें -8 किलो न्यूटन मीटर पर लेके जाएगी, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज लगी हुई है। तो सबसे पहला जो है स्टेप वो यही हुआ कि हम 0 से पॉइंट A पर ही रहते हुए -8 पर आ गए। अगला स्टेप ये है कि एरिया कैलकुलेट करें पॉइंट A और B के दरमियान, तो वो है +6 किलो न्यूटन मीटर, यानी कि 6 × 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 6 किलो न्यूटन मीटर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये लीनियरली वेरिंग है, यानी कि यहाँ पर 0 है, 0 से वो 6 पर गया है। तो जब लीनियर होगा तो हमारी जो मोमेंट की जो डायग्राम की होगी वो होगी क्वाड्रेटिक, और ये जो इसका एरिया है वो चेंज है। तो ऑलरेडी हम -8 पर हैं, तो हम -2 पर क्वाड्रेटिकली चले जाएंगे। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक जो जाएंगे तो इसकी शेप वगैरह क्या होगी, तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ वैल्यू जो है शेयर की 0 है और यहाँ पे वैल्यू जो है वो शेयर की 6 है। तो जो शेयर की वैल्यू होती है वो मोमेंट डायग्राम का स्लोप होती है। तो यहाँ पर डायग्राम का स्लोप 0 होगा, 0 स्लोप इस तरह होता है, और यहाँ पर जो स्लोप होगा वो +6 होगा। तो पॉजिटिव स्लोप इस तरह होता है, जैसे कि कर्सर आपके सामने मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये फिर 0 से शुरू होकर हल्के हल्के बढ़ते बढ़ते 6 तक इसका स्लोप चला जाएगा। तो हमारी जो ये शेप है इसकी ये शेप होगी। तो हम जी -2 किलो न्यूटन मीटर पर आ गए। अगला फिर एक एरिया है, वो एरिया एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है, यानी कि अब जो इस सेक्शन में जो बेंडिंग मोमेंट कर्व बनेगी वो फिर क्वाड्रेटिक होगी, और हम देखते हैं कि वो इस तरह की होगी। अब यहाँ पर चूँकि 0 है तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का स्लोप 0 होगा। यहाँ पे चूँकि 9 है तो यहाँ पे इसका स्लोप 9 किलो न्यूटन होगा। तो ये इसकी शेप इस तरह बनेगी कि 9 किलो न्यूटन और हल्के हल्के स्लोप कम होते होते यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू 8.125 हो जाएगी, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 10.125 पॉजिटिव है, क्योंकि ये अभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के हम ऊपर ही हैं। तो हम चूँकि पहले -2 पे थे तो -2 से जो चेंज है वो 10.125 है, तो हम +8.125 पे चले गए। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये एक छोटा सा ट्रायंगल फिर है, ये नेगेटिव ट्रायंगल है, इसका एरिया -1.125 किलो न्यूटन मीटर है। हम इसका मतलब है कि अब हम नीचे जाएंगे, हम ऑलरेडी 8.125 पर हैं और हम नीचे जाएंगे 1.125 किलो न्यूटन मीटर। तो हम 7 पे चले गए। ये चूँकि लीनियर है तो हम फिर क्वाड्रेटिक गए। इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे जो है -3 है, तो हमारी कर्व का स्लोप यहाँ पे 0 और यहाँ पे -3 होगा। ये नेगेटिव स्लोप है, जिस तरह मैं ये अपने ये इसको मार्कर को मूव कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव स्लोप है। तो अब हम पॉइंट सी पर आ गए हैं। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 7 है। अगला स्टेप हमारा है कि हम इसका एरिया कैलकुलेट करें। ये एरिया और ये एरिया है 6 × 2 यानी कि -12। तो हम ऑलरेडी 7 पर हैं, तो 7 से हम लीनियरली, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम लीनियरली जाएंगे -5 पर, क्योंकि ये 12 है तो 7 से हमने -12 अमाउंट नीचे जाना है।
तो जब हम 7 से -12 अमाउंट नीचे जाएंगे, जो चेंज है, तो हम -5 पे चले जाएंगे। तो ये जी हम -5 पे चले गए। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल मोमेंट लगी हुई है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमें जंप देके 0 पर ले जाएगी। तो यूँ अब हमारी जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कंप्लीट हो गई। और इसमें से हम देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने निकालनी है वो दो हैं। एक ये कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव में कितनी है, वो है 8.125, और नेगेटिव में कितनी है, वो है -8। क्योंकि इनमें से कोई एक या दोनों हमें मैक्सिमम शेयर टेंसाइल और मैक्सिमम शेयर कंप्रेसिव हमें देगी। या तो एक ही दे देगी ये दोनों इन्फॉर्मेशन, या दोनों से हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो वो हम अभी आगे जाके देखते हैं। जैसा कि हमारे इल्म में है कि सिविल इंजीनियरिंग में बीम का बहुत इस्तेमाल होता है। तो स्टैंडर्ड लेंथ की बीम आती हैं जिनके क्रॉस सेक्शनल शेप मुख्तलिफ होते हैं। तो उनके नाम हैं जैसे W शेप या S शेप। W से है वाइड फ्लैंज शेप और S से है शॉर्ट फ्लैंज शेप, समझ लें। तो जो इनके मैन्युफैक्चरर हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड बीम्स देते हैं जिनकी स्टैंडर्ड डेजिग्नेशंस होती हैं, और फिर उनके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन क्रॉस सेक्शन रिलेटेड वो इसके साथ ही वो एक टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं। तो मसलन वो यहाँ हम देखते हैं कि क्या वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो एरिया देते हैं इस क्रॉस सेक्शन का, उसका डेप्थ देते हैं कि बीम की डेप्थ कितनी है, फिर फ्लैंज की डायमेंशन देते हैं। ये चूँकि वाइड फ्लैंज है तो इसकी फ्लैंज की थिकनेस और उसकी विड्थ, यानी कि ये इसकी थिकनेस क्या होगी इसकी, ये जैसे यहाँ पर है, और इसकी विड्थ क्या होगी ये देते हैं। वेब की थिकनेस, जो वेब पार्ट है, इसकी थिकनेस क्या है। फिर इस सेंट्रॉइडल एक्सिस, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड बिल्कुल सेंटर में होता है इस बीम का, क्योंकि इसमें दोनों एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैं, तो वो IXX और IYY, ये IX का नाम दिया है और ये IY का नाम दिया है, वो भी देते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। SX हम देख चुके हैं, RX, तो वो अभी हम फ़िलहाल उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम ये देखते हैं कि अगर हमें उसकी बीम की डेजिग्नेशन पता है तो हमें ये इस टेबल से वो पर्टिकुलर वैल्यू उठाने में हमें कोई मसला नहीं होता। इसी तरह एस शेप की बीम के भी, एस शेप में जो फ्लैंज है वो इतना चौड़ा नहीं है जितना वाइड फ्लैंज का चौड़ा है, लेकिन तमाम वही डायमेंशंस हमें दी जाती हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से। हमारे केस में जो बीम है वो ये S252/52। तो ये इंफॉर्मेशन हम सीधे सीधे यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये बैठ के इनकी तमाम इंफॉर्मेशन खुद कैलकुलेट करें। पहले क्रॉस सेक्शन के लिए यानी कि S252/52 के लिए हमने तमाम इंफॉर्मेशन हमने पता कर ली, तो हमने सिर्फ अब स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। तो हम ज़रा इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं कि लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन पर है। INA की वैल्यू 61.2 × 10⁻⁻6 मीटर 4, वहाँ टेबल में मिलीमीटर में थी, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमें ये पता है कि ये चूँकि न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीच में है, तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर का जो C है यानी कि डिस्टेंस वो बिल्कुल बराबर होगा 0.127 मीटर। वहाँ टेबल में मिलीमीटर में था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमने सिर्फ फ्रैक्चर फार्मूला इस्तेमाल करना है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम पहले ही निकाल चुके हैं। और हमारा फार्मूला है कि सिग्मा x = -mc टॉप ओवर INA। लेट्स से हम पहले टॉप पे कैलकुलेट करते हैं। तो 8125 न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन को हमने न्यूटन मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 0.127 मीटर डिवाइडेड बाय 61.2 × 10⁻⁻6 मीटर 4। और ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू -16.86 मेगापास्कल आ जाएगी, यानी कि टॉप फाइबर पर कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 16.86 है। चूँकि टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर का डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, तो टॉप फाइबर पर कंप्रेसिव होगी और बॉटम फाइबर पर जो है वो टेंसाइल होगी। अब हम दूसरे क्रॉस सेक्शन पर आते हैं। इसका भी हम सेंट्रॉइड और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसमें भी हम देखते हैं, जो कि हमने पहले भी बताया, कि इसमें दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री
मौजूद हैं तो सेंट्रॉइड बिल्कुल बीच में होगा और इसके न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन ये होगी। तो वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाय इंस्पेक्शन ही पता चल गया। आई न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि चूँकि ये हॉलो बीम है तो जो आउटर रेक्टेंगल है उसका हम निकालेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, मगर वो चूँकि तमाम कंप्लीट का होगा तो उसमें से हम माइनस कर देंगे जो इनर रेक्टेंगल का मोमेंट है। तो फार्मूला हमें पता है BH3/12, तो BH3/12 आउटर माइनस BH3/12 इनर। तो वो जब हम कैलकुलेशन करेंगे ज्योमेट्रिक डायमेंशन सारी आपको मौजूद हैं, तो आई न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू आएगी 52.6 इंटू 10⁻6 मिलीमीटर 4। तो उसके अलावा हमने पॉइंट के और जे पर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रेस है बराबर होगी, वो हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस उसका डिस्टेंस जो है वो 75 मिलीमीटर है। फिर दूसरा पॉइंट जो जे है इसका हम देखेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस है वो 50 मिलीमीटर। अब हम स्ट्रेस कैलकुलेशन पर आते हैं और फार्मूला हमारा वही है MC/I या My/I। और सबसे पहले हम टॉप फाइबर के लिए स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 8125 न्यूटन है। यहाँ पर सी टॉप की वैल्यू 0.1 मीटर है इस क्रॉस सेक्शन के लिए, और INA की वैल्यू है 52.604 इंटू 10⁻⁻6 मीटर 4। तो ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो टॉप फाइबर पर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी -15.45 मेगापास्कल, यानी कि टॉप फाइबर पर यहाँ पर ये कंप्रेसिव होगी। चूँकि न्यूट्रल एक्सिस बिल्कुल बीच में है तो बॉटम फाइबर पर ये मैक्सिमम वैल्यू यानी स्ट्रेस की वही होगी, सिवाय इसके केस की नेचर टेंसाइल हो जाएगी। ये मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि हमने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस्तेमाल की है। अब हम अगले रिक्वायरमेंट पर आते हैं। वो रिक्वायरमेंट ये थी कि के पर हमें स्ट्रेस दी जाए, तो के तक का डिस्टेंस जो है न्यूट्रल एक्सिस से वो 0.075 मीटर है, बाकी तमाम चीज़ें वही हैं। और हम देखते हैं कि के पर सिग्मा एक्स की वैल्यू -11.58 मेगापास्कल है, यानी कि कंप्रेसिव। अब हम जे पर आते हैं। जे पे स्ट्रेस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 8125 मल्टीप्लाइड बाई -0.05 मीटर, इसलिए कि ये पॉइंट जे जो है वो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे है, और डिवाइड करेंगे 52.604 इंटू 10⁻6 मीटर 4 से, जो कि आई की वैल्यू है। और ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू जो जे पर आएगी वो आएगी 7.72 मेगापास्कल टेंसाइल। तो यहाँ पर टेंसाइल है, यहाँ पे कंप्रेसिव है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम कम से कम एक प्रॉब्लम और करेंगे ताकि जो ये बीम के स्ट्रेस कैलकुलेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको काफ़ी अच्छी तरह क्लियर हो सकें।